हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में ये जो इतनी तेज़ी से बूम पीरियड आया, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। उससे पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानेंगे, शेयर्स के बारे में जानेंगे, ताकि जो भी चीज़ मैं बताऊँ आपको बिल्कुल नई ना लगे, मैं आपको एलियन ना लगूँ कि क्या बोल रहा है। इसलिए कुछ नई चीज़ें बताएंगे, उसके साथ साथ फिर हम आगे जाके देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, प्लस इसके रीजंस जानेंगे कि अभी बूम पे क्यों चल रहा है इतना, फिर कंसर्न्स क्या है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान का इशू मैंने डिटेल में बताया है, नहीं देखी तो जाके फटाफट देख लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। एक बार जाकर उसे ज़रूर देखना, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो, तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स बेसिकली होते हैं कि कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल बोले तो जो कि इन्वेस्टमेंट की है, मैंने खुद की इन्वेस्टमेंट, नॉट अ लोनेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जो मैंने अपने खुद के पैसे लगाए हैं, उस कैपिटल को इक्वल यूनिट्स में बांट दिया जाता है विद इक्वल प्राइजेस, और वो हो जाता है शेयर्स। जैसे कि मेरी कंपनी है जिसमें मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब मैंने उस 5 करोड़ को शेयर्स में कैसे डिवाइड किया, मैंने 50 लाख शेयर्स निकाले, एक शेयर 10 रुपए का, तो वो मेरे 50 लाख शेयर्स हो गए। अब इसका प्राइसेस अप डाउन कैसे होता है, वो होता है पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा डिमांड करेगी इकोनॉमी मेरे कंपनी के शेयर्स की, उतनी ज़्यादा मैं उसकी सप्लाई कम कर दूंगा, ताकि ऑटोमेटिकली उसके प्राइस लेवल बढ़ जाए। और जैसे उसके प्राइस लेवल शूट अप होंगे, मैं सप्लाई फिर बढ़ा दूंगा ताकि प्राइस लेवल कम हो जाए। तो ये एक तरीके से पूरा प्राइस लेवल कंट्रोल करने के लिए कंपनीज डिमांड सप्लाई इन सब चीज़ों से खेलती है, ताकि प्राइस लेवल को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। साथ ही साथ फिर एक चीज़ पर और डिपेंड करता है कि मार्केट में मेरा प्रोडक्ट जो है, मार्केट में मेरी कंपनी कैसे काम कर रही है। अगर मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे शेयर्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा जाते रहेंगे, और अगर मेरी कंपनी की प्रॉफिट्स बहुत कम है, यानी कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी के शेयर्स भी डूब जाएंगे। तो अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। इस वर्ड आपने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज किस चीज़ का नाम है? तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो लिखा है वो मैं पूरा रीड करता हूँ। सो स्टॉक एक्सचेंज इज एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स for assisting, regulating or controlling the business of buying, selling और dealing in securities। बोले तो स्टॉक मार्केट या फिर जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? वो एक ऐसी बॉडी है इंडिविजुअल्स की एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या करती है, असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। असिस्ट करना यानी कि अगर कोई नया इंसान आ रहा है स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे असिस्ट करेगी उसको स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज की वहाँ पे कुछ भी अनएथिकल या फिर अनफेयर चीज़ ना हो, और कंट्रोल करती है स्टॉक मार्केट को। तो ये काम है स्टॉक एक्सचेंज का। अब बात करते हैं कि आखिर कंपनी शेयर्स निकालती क्यों है। भाई मैंने शेयर्स क्यों निकाले? शेयर्स निकालने का सबसे बड़ा कारण होता है कि फंड्स को अट्रैक्ट करना कंपनी में। अब मैंने इतना पैसा लगाया कंपनी में, मुझे अभी नहीं पता कि मेरे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो शेयर्स डालते ही, क्योंकि जब नई कंपनी आती है उसके शेयर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बहुत कम होते हैं। तो शेयर्स लाते ही जो वहाँ पे लोग होते हैं अट्रैक्ट होते हैं कि अभी इसके प्राइसेस कम है, आगे जाके बढ़ेंगे तो अभी खरीद लो। इससे काफ़ी ज़्यादा फंड्स आ जाते हैं कंपनी में, और वो फंड्स काम आते हैं उस कंपनी के आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये शेयर्स काम आते हैं, इसलिए कंपनीज अपने शेयर रिलीज करती है मार्केट में। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक टर्म आता है बुल वर्सेस बियर। ये टर्म्स आपने सुने होंगे, स्पेशली जो लेटेस्ट वेब सीरीज आई थी द स्कैम 1992 ऑफ हर्षद मेहता, या फिर अभिषेक बच्चन की जो मूवी आई थी द बुल। बुल वर्सेस बियर क्या चीज़ है आखिर? तो बुल जैसे कि हम जानते हैं वो ऐसे आके ऐसे ऊपर की तरह हमला करता है, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के। और बियर जैसे पंजा मारते हैं इस तरीके से, यानी कि प्राइसेस बहुत कम हो रहे हैं। तो बुल वर्सेस बियर यही है। और इस समय हमारा स्टॉक मार्केट किस चीज़ में चल रहा है? इस समय हमारा स्टॉक मार्केट जो चल रहा है वो है बुल रन पे, यानी कि प्राइसेस शूट अप होते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं इस समय क्या चल रहा है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडर्स कह रहे हैं कि इस समय जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टॉक मार्केट चल रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टॉक मार्केट चल रही है, और ये चीज़ चलेगी अभी आने वाले कुछ महीनों तक भी, ऐसा उनका मानना है। एनएसई का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, अब ये निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, उसका पूरा इंडेक्स बनाती है जिनके प्राइसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। तो इनके जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गए हैं मार्च 2020 से, डबल हो गए, और जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस है इन द वर्ल्ड ओवर द पीरियड। अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है वर्ल्ड का इंडिया में, सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट इंडिया की अच्छी चल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारा सेंट्रल बैंक। पहले हम जानते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक यानी कि जो पूरे कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है?
या तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है या इंडिकेशन दे रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनकी कंट्री का इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। लेकिन इन रिटर्न, इन कॉन्ट्रास्ट, आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई एक डॉविश पॉलिसी अपना रही है। अब ये डॉविश क्या चीज़ है भाई? कौन सी भाषा बोल रहे हो? अंग्रेजी भाषा। ये देखो, तो दो पॉलिसी होती है, एक होती है हॉकिश, एक होती है डॉविश। हॉकिश पॉलिसी होती है जहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटेड इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि हमको इकोनॉमी का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई इतनी कंट्रोल करनी है, इसलिए सेंट्रल बैंक वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लागू करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इकोनॉमी की इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से मनी डिमांड कम हो जाएगा, और सीधे सीधे जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ होती है डॉविश पॉलिसी। डॉविश पॉलिसी इन्फ्लेशन को देखती ही नहीं है। डॉविश पॉलिसी कहती है कि हम इंटरेस्ट रेट को लोअर रखेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट को लोअर रखेंगे। और वो ऐसा मानती है कि इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो बढ़ने दो, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे, मतलब कम करेंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यही चीज़ अभी कर रही आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी डॉविश पॉलिसी अपना रही है। इसकी वजह से एक फ़ायदा और हो रहा है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ गए हैं, और अभी तक $7 बिलियन आ चुके हैं सिर्फ इसी साल। अभी 7 महीने पूरे हुए हैं हमारी इसमें, इस साल को $7 बिलियन हमारी कंट्री में इन्फ्लो आ चुका है बाहर से, जो कि सबसे ज़्यादा है एशिया में। अब यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट हैं, टॉम मासी और नार्को फर्नांडिस। इन दोनों का कहना है कि द आरबीआई हैज केप्ट इट्स स्टिमुलस पॉलिसी इजी एंड इज लाइकली टू कीप इट लाइक दिस फॉर द मंथ्स टू कम एंड दैट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द स्टॉक मार्केट। यानी कि लोग कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कि आरबीआई भी डॉविश पॉलिसी पे चल रही है और उसने अपनी पॉलिसी बहुत ईजी कर रखी है, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा लाइट कर रखा है, जिसकी वजह से अभी स्टॉक मार्केट आगे आने वाले टाइम पे, आगे कुछ महीनों में भी ऐसे ही बूम रन पे चलने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आ रहा है यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे? अब जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। जो रिसेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था मई जून में, वो 6% था। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 100 रुपये है, अभी मैं जो चीज़ 100 रुपये में खरीद सकता हूँ, वो चीज़ अब मुझे मिल रही है 106 रुपये में। अब मैंने 100 रुपये की जो एफडी करा रखी है, जो बैंक में जमा है या फिर सेविंग अकाउंट में, उसका इंटरेस्ट रेट मुझे बदले में मिल रहा है 4%, यानी कि उसके बदले मुझे मिलेंगे 104 रुपये। तो मुझे आइटम मार्केट मिल रहा है 106 का, लेकिन मेरे पे पैसे हैं 104, तो 2 रुपये का घाटा हो रहा है। इसलिए लोग अब अपने फाइनेंसेस यानी कि फंड्स को पार्क कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ये सोच के कि यहाँ तो 100 का 104 मिलेगा, लेकिन वहाँ अगर किस्मत रही तो 100 का 200 भी मिल सकता है। और इसका प्रूफ देते हुए एक डेटा मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि मार्च 2021 से 14 मिलियन नए डीमैट अकाउंट बनाए गए हैं इंडिया में। 14 मिलियन नए डीमैट अकाउंट्स बनाए गए हैं इंडिया में। डीमैट अकाउंट किस चीज़ का नाम है? जब भी हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है, स्टॉक मार्केट में जाना होता है, उसके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वरना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो दो सबसे बड़े कारण, एक तो आरबीआई की डॉविश पॉलिसी, और एक ये कि उस डॉविश पॉलिसी की वजह से जो फंड है वो डाइवर्स हो रहा है कहाँ पे? अब स्टॉक मार्केट की तरफ में। अब कंसर्न्स क्या कहा जा रहे हैं? जो हमारे जो सेबी है, जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, सेबी कहती है विद सडन चेंज फ्रॉम डॉविश टू हॉकिश पॉलिसी इट वुड इम्पैक्ट द मार्केट बैडली। तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का स्टेटमेंट था ये, अगर अचानक से आरबीआई ने चेंज कर दिया सब कुछ, डॉविश से हॉकिश की तरफ चले, तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे काफी ज्यादा प्राइसेस डाउन जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने रिसेंटली, बैंक ऑफ कोरिया ने रिसेंटली सिर्फ हिंट दिया था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस हिंट की वजह से ही स्टॉक मार्केट के प्राइस 1% से डिक्लाइन हो गए थे। 1% इसलिए क्योंकि हिंट आया था, और जैसे ही ये इंप्लीमेंट होता है, हो सकता है कि ये पॉलिसी बहुत तेजी से और डिक्लाइन हो जाए। अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा, जैसा भी बढ़ रहा है, तो आरबीआई को फिर अपनी पॉलिसी को टाइट करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन डबल डिजिट पहुंच जाता है, यानी कि 10% तक पहुंच गया अगर, तो फिर आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगा इकोनॉमी के लिए। लेकिन ये चीज़ बहुत रेयर है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत रेयर हो सकती है कि इन्फ्लेशन इतने आगे जाए और आरबीआई सडनली चेंज करे। क्या हो सकता है कि अभी आरबीआई की जो प्रायोरिटी है वो है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र करी है ड्यू टू दिस सेकेंड वेव। सेकेंड वेव से पहले ये माना जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी 9-10% से ग्रो करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसको कट डाउन करके 5-7% लिया गया आफ्टर द सेकेंड वेव। तो इस ग्रोथ को प्रायोरिटी रखते हुए ऑटोमेटिकली वो क्या चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट कम रखें।
क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे, लोन्स लेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लोन्स लेके वो क्या करेंगे भाई? लोन्स लेके घर में दबा के थोड़ा रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उसको। इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी और फिर सब नाचेंगे। तो ये सब होगा यहाँ पे। तो इसीलिए जो आरबीआई की ये पूरी प्रायोरिटी है कि अभी हम ग्रोथ को देखें। तो एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है कि आने वाले टाइम पे भी ये बूम पीरियड कंटिन्यू होगा काफ़ी आने वाले समय पे। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होगा कि आरबीआई कब अचानक से डॉविश से हॉकिश में शिफ्ट हो जाए। तो अगर आप में से किसी के भी फंड्स पार्क्ड हैं किसी भी स्टॉक मार्केट में, तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखना कि कब आरबीआई शिफ्ट होती है, क्योंकि शिफ्ट होती ही प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज हमने बेसिकली बात करी शेयर्स के बारे में, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा जाना, फिर हमें जाना अभी क्या कंडीशन है भाई इंडियन स्टॉक मार्केट की। इसके दो कारण, एक तो आरबीआई की डॉविश पॉलिसी, और उस डॉविश पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ, उस इन्फ्लेशन की वजह से लोग अब अपने पैसे बैंक की जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने जाना कि क्या कंसर्न है, क्या चिंता है यहाँ पे, और फिर क्या आगे पॉसिबिलिटीज है जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जानी आज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट डाउन करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आगे और अच्छे कंटेंट मिल सके। और क्या कह रहा था, हाँ, कमेंट करके ये भी बता देना कि आपको और किस चीज़ में कंटेंट चाहिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ। Fearless.